टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र, एक परिचय। अर्थशास्त्र आर्ट फैकल्टी वाले हों या कॉमर्स फैकल्टी वाले हों या अदर कोई दूसरी फैकल्टी वाले भी हों, तो एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को अध्ययन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र को यदि हम एक विषय के रूप में चुनते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, यदि हम इसकी शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, समाज शास्त्र, ऐसे अर्थशास्त्र। तो यहाँ अर्थ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में अर्थ का मतलब होता है धन। यानी यदि हम इसकी शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो अर्थशास्त्र जो है धन का शास्त्र है। शास्त्र यानी होता है किसी भी विषय का व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, उसके नियम सिद्धांतों का संग्रह। यदि हम अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में हम अध्ययन करते हैं तो मतलब हमें धन के बारे में पढ़ाई करनी है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर धन सब कुछ नहीं है, लेकिन कई विद्वानों ने कहा है कि भगवान के बाद दूसरा स्थान इस धरती पर धन का ही है। एक ईश्वर की चलती है और उसके बाद दूसरी धन की चलती है। धन यदि आपके पास है तो आप कुरूप भी हैं तो लोगों को आप सुंदर दिखेंगे। धन यदि आपके पास है तो यदि आप अज्ञानी भी हैं तो लोग आपको ज्ञानी समझेंगे। धन के द्वारा आप बहुत अच्छा, धन की सहायता से बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत मनुष्य कर सकता है। और जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है किसी न किसी तरीके से धन संबंधी क्रियाएं वो करता है, यानी धन को कमाता है, धन को खर्च करता है। अर्थशास्त्र के यदि हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, धन का शास्त्र यानी क्या। अब यदि हम इसके इंग्लिश वर्ड पर जाएं तो अंग्रेजी में से कहा जाता है इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी का शास्त्र, यानी ऐसा विषय जिसमें इकोनॉमी का अध्ययन किया जाएगा। अब इकोनॉमी यानी होता है अर्थव्यवस्था। तो यदि हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करें वर्ड के हिसाब से तो ये कहलाएगा अर्थव्यवस्था का शास्त्र। और मेरा पर्सनल राय है, मेरी नहीं लिखी हुई नहीं है ये बात, कि अर्थशास्त्र शब्द से ज़्यादा बेहतर इकोनॉमी है, यानी उसका हिंदी में मीनिंग यदि निकाला जाए तो अर्थव्यवस्था का शास्त्र। अर्थशास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका फायदा या उसकी उपयोगिता इकोनॉमी को यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। कोई व्यक्ति यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आय को अच्छे तरीके से खर्च करेगा। अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा वो अपने धन का अच्छे से अच्छा उपयोग करने में समर्थ हो पाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या ना हो, वो अर्थव्यवस्था अपने धन को अच्छी तरह खर्च करना जानता है। एक समझदार आदमी भी होगा और एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी होगा तो वो अपने धन को तो अच्छे तरीके से खर्च करना वो जानता है, अपने धन को अच्छे तरीके से खर्च करता है। तो अर्थशास्त्र के अध्ययन का फायदा जो है अर्थव्यवस्था के सुधार में ज़्यादा होता है, यानी एक अर्थशास्त्री की उपयोगिता अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ज़्यादा होती है। खैर, हम अर्थशास्त्र के यदि अर्थ पर जाएंगे तो अर्थशास्त्र के कई विद्वानों ने कई अर्थ दिए हैं। अर्थशास्त्र एक बहुत पुराना विषय है। कौटिल्य ने भी, यानी हमारे यहाँ के जो हमारे देश के जो विद्वान आचार्य थे, आचार्य चाणक्य, उन्होंने भी अर्थशास्त्र पर एक पुस्तक लिखी है। यदि हम इतिहास देखें तो विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न समय पर इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की परिभाषा पर एक मत नहीं रहे। शुरू से आखिर तक यदि हम देखें तो अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र की परिभाषा पर एक मत नहीं रहे।
पुराने जो अर्थशास्त्री सबसे पुराने जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने ये धन संबंधी परिभाषा दी थी और यह कहा था कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। परंतु इसकी इस परिभाषा के कारण अर्थशास्त्र विषय को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। अर्थशास्त्र को एक घटिया या बुरा विषय माना जाने लगा, क्योंकि इसमें केवल धन कमाने पर जोर दिया जाता था। मनुष्य यदि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता था तो यह माना जाता था कि यह केवल धन प्रेमी व्यक्ति है। जैसे कि हम जानते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम बहुत सारे लोगों के बीच में रहते हैं और यहाँ धन सब कुछ नहीं है, तो धन के पीछे भागने वाले व्यक्ति को तो बुरा ही माना जाता है। धन से ज्यादा जरूरी है मानव कल्याण। तो जो सबसे पुराने जो अर्थशास्त्री थे, जिनको एडम स्मिथ के ग्रुप का अर्थशास्त्री कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। यहाँ भी मैं अपनी राय यही रखूंगा कि एडम स्मिथ को भले अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, पर क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पर अंग्रेजी ज्ञान थोपा गया और कहीं ना कहीं वो लोग हमारे ज्ञान चुरा कर ले गए और हमारे ज्ञान को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके ले आए और बोलते हैं कि साहब हमने सारी चीज़ों का आविष्कार किया। इसी तारतम्य में वो अर्थशास्त्र को भी बोलते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक जो थे वो कौन थे? एडम स्मिथ। ठीक है, विश्व स्तर पर यदि लोग बोलते तो बोले, पर मैं तो कहूँगा अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य थे। सबसे पुरानी किताब उनकी अर्थशास्त्र की। खैर हम इस विवाद में ना पड़े, और परीक्षा में यदि पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे तो आपको भैया एडम स्मिथ ही लिखना है, वहाँ आप कौटिल्य चाणक्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम इस बात के बारे में ज़्यादा बहस ना करें तो अच्छा है। तो अर्थशास्त्र क्या है? सबसे पहली परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा, जिसमें धन से जोड़कर अर्थशास्त्र को प्रस्तुत किया गया है। दूसरी इसकी परिभाषा थी मानव कल्याण संबंधी परिभाषा। इसके जो प्रतिपादक रहे, मानव कल्याण संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक रहे या अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का शास्त्र कहने वाले जो अर्थशास्त्री रहे, तो उनका नाम था मार्शल। और जो इनकी विचारधारा को मानते थे वो ये कहते थे कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। मानव कल्याण के शास्त्र के बाद तीसरा जो ग्रुप आया परिभाषा देने वाला, वो था रॉबिन्स का ग्रुप। और रॉबिन्स के समूह के अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि अर्थशास्त्र कोई सा भी शास्त्र उसे कह लो, पर मानव कल्याण का शास्त्र तो ये कहीं से भी नहीं है। बिल्कुल नकार दिया उन्होंने इस परिभाषा को, और उन्होंने अपनी आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपने तर्क रखे और कहा कि अर्थशास्त्र सीमितता की समस्या को खत्म करने में सहायता प्रदान करता है। यानी अर्थशास्त्र जो है सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का गुण सिखाने वाला शास्त्र है। तीसरी परिभाषा हो गई क्या कि सीमितता संबंधी परिभाषा। एक समूह और आया चौथा, जिसको चौथे समूह में गिना भी जाता है, नहीं भी गिना जाता है, वो है प्रोफेसर जेके मेहता का समूह। जेके मेहता जो है भारतीय अर्थशास्त्री रहे और उन्होंने जो है परिभाषा अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र की परिभाषा में यह कहा कि अर्थशास्त्र मानव को आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचाता है। यानी अर्थशास्त्र का यदि सही से अध्ययन किया जाता है तो लोग आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंच सकते हैं, यानी कि उनकी कोई जरूरतें नहीं रहेंगी, सारी जरूरतें उनकी पूरी हो जाएंगी। इस परिभाषा का भी बहुत पुरजोर विरोध किया गया और यह कहा गया ये तो अर्थशास्त्र का गला घोटने वाली परिभाषा ही है। जैसे सारे मरीज अगर खत्म हो जाएं दुनिया में तो डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, सब अमर हो जाए तो डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह सारे लोग साधु बन जाएं, मतलब कि शरीफ बन जाए, चोरी डकैती लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाए तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह यदि सारे लोग की आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंच जाएंगे, आवश्यकताएं ही नहीं बचेंगी, तो फिर अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यानी ये कहा गया कि यदि अर्थशास्त्र आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचाने वाला शास्त्र है, यदि हम ये मान लें तो ये तो अर्थशास्त्र का ही गला घोट जाएगा इसमें, तो इसको भी नकारा गया। अच्छा, हर परिभाषा को नकारा गया और हर परिभाषा को मानने वाले लोग भी थे। हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अर्थशास्त्र की एक
अर्थशास्त्र को परिभाषाओं या कुछ चंद शब्दों के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। अर्थशास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है और इसमें बहुत गहराई तक अध्ययन करना पड़ता है और ये लगभग हर व्यक्ति के काम कहीं ना कहीं आता है। पांचवा समूह में आपको बता दूं, पांचवा समूह था प्रोफेसर सैमुअलसन ने इस तरह की जो परिभाषा दी, विकास संबंधी परिभाषा। उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती आती हैं वैसे वैसे अर्थशास्त्र का विषय अध्ययन का क्षेत्र भी परिवर्तित होता जाता है और जैसे हम जानते हैं मानव सभ्यता विकसित हो रही है और लोगों की ज़रूरतें दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही हैं, कमाई भी बढ़ती जा रही है और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो जैसी आर्थिक व्यवस्थाएं रहेंगी देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र थोड़ा बदलता क्या रहेगा, विस्तृत होता जाएगा। जो पहले जिस चीज़ का अध्ययन होता था वो तो इसमें अध्ययन होता ही है और इसका क्षेत्र आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्र का जब अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा की हम बात करते हैं तो परिभाषाएं 5 वर्ग हैं इसके परिभाषाओं के। पहला वर्ग है धन संबंधी, दूसरा है कल्याण संबंधी, तीसरा है सीमित साधन संबंधी और चौथा है आवश्यकता विहीनता संबंधी और पांचवा है विकास संबंधी। ये इसमें है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, जेके मेहता, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे और ये प्रोफेसर सैमुअलसन। ये 5 वर्ग रहे। अब मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा और बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे की वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। आप वीडियो को शेयर एवं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको कॉमर्स के सभी विषयों का नॉलेज मेरे द्वारा मिल सके। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यदि मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसके संबंध में। अब मैं आपको बताता हूँ अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है। 5 मुख्य चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। विषय सामग्री, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और यदि आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके और इसको लिख लीजिएगा आप, है ना। अर्थशास्त्र की विषय सामग्रियां भी 5 हैं। विषय सामग्री 5 भागों में बांटा गया है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को। आपने 10वीं क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इस बारे में। उपभोग, अब इन सब के बारे में आपको मैं अलग से